वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। आज हम ईरान के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस में चल रहे प्रोटेस्ट्स की नहीं। हम उन गहरी स्ट्रक्चरल सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो ईरान को वैसा बनाती हैं जैसा वो आज है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत डिटेल्ड एकेडमिक सोर्सेज हैं जो ईरान की ज्योग्राफी से लेकर उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और हिस्ट्री की परतें खोलते हैं। और मिशन ये समझना है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन बार बार क्यों होते हैं। ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो दशकों से बना है। तो हम देखेंगे कि कैसे ईरान का भूगोल उसकी राजनीति को तय करता है और कैसे वहां का पावर स्ट्रक्चर आज के सोशल टेंशन्स को जन्म देता है। हाँ, ये एक स्टेट और उसकी सोसाइटी के बीच एक तरह से टूटे हुए रिश्ते की कहानी है। तो मतलब ये हुआ कि हम आज की आग को समझने के लिए उस पूरी बुनियाद को देखेंगे जिस पर ईरान खड़ा है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले ज्योग्राफी की ही बात करते हैं। अक्सर हम इसे नक्शों तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन ईरान के केस में ये उसकी नेशनल आइडेंटिटी का सेंट्रल पॉइंट लगता है। एग्जैक्टली। ईरान की ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और एक तरह से उसकी पॉलिसी को डिक्टेट भी करती है। अब देखिए, एक तरफ जाग्रोस माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ अल्बोर्स माउंटेन्स, और बीच में एक विशाल रेगिस्तान। हाँ, इस नेचुरल फोर्ट्रेस ने सदियों से ईरान को बाहरी हमलों से बचाया है और इसी वजह से ईरान में एक बहुत मजबूत स्टेट आइडेंटिटी बनी जो अपनी सॉवरेंटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और विदेशी दखल को हमेशा शक की नजर से देखती है। बिल्कुल। और इसी ज्योग्राफी का एक और हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में ले आता है। हाँ, दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। हाँ। इसका कंट्रोल ईरान को एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल लेवरेज देता है। अच्छा। और इसीलिए ईरान की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी सिर्फ उसका अंदरूनी मामला नहीं है, इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो ये भूगोल देश को बाहर से तो बचाता है, लेकिन देश के अंदर कौन लोग रहते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जी। सुना है ईरान की आबादी बहुत यंग है। हाँ, 85 मिलियन से ज्यादा की आबादी है और उसमें से भी 60% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। 60%? अब आप सोचिए, एक तरफ वो एलीट है जिसकी विचारधारा 1979 की क्रांति में अटकी हुई है और दूसरी तरफ ये नौजवान पीढ़ी है। यहीं पर सिस्टम के अंदर एक फंडामेंटल टकराव, एक स्ट्रक्चरल टेंशन पैदा हो जाता है। और ये सिर्फ उम्र का टकराव नहीं है ना? ईरान एथनिकली भी तो डाइवर्स है। बिल्कुल। पर्शियंस मेजॉरिटी में है, लेकिन एजरीज, कर्ड्स, अरब्स जैसी बड़ी माइनॉरिटीज भी हैं। और अगर आप रीसेंट प्रोटेस्ट का पैटर्न देखें तो ज्यादातर विरोध प्रदर्शन इन्हीं एथनिक रीजन से शुरू होते हैं, जैसे कुर्दिस्तान या सिस्तान बलूचिस्तान। हाँ, जहां लोगों को लगता है कि उनके साथ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन भी हो रहा है और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी। तो एक तरफ युवा आबादी के एस्पिरेशंस हैं, दूसरी तरफ एथनिक माइनॉरिटीज की शिकायतें। इन सबको मैनेज करने वाला पॉलिटिकल सिस्टम आखिर है क्या? क्या ये पूरी तरह से तानाशाही है या इसमें लोकतंत्र का भी कुछ हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे ना तो पूरी तरह डेमोक्रेसी मानते हैं, ना अ प्योर थियोक्रेसी। सबसे सही टर्म है हाइब्रिड आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी स्टेट। हाइब्रिड यानी एक ऐसा ढांचा जहां चुनाव तो होते हैं, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, एक पार्लियामेंट है जिसे मजलिस कहते हैं, लेकिन असली पावर पर्दे के पीछे है। एग्जैक्टली। असली पावर एक पैरेलल अनइलेक्टेड स्ट्रक्चर के हाथ में है। ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? इसे कौन चलाता है? इसके टॉप पर है सुप्रीम लीडर। मिलिट्री, जुडिशरी, फॉरेन पॉलिसी, मीडिया, सब पर अल्टीमेट अथॉरिटी उन्हीं की है। और उनके नीचे? ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मतलब जनता वोट देकर सरकार तो चुनती है, हाँ, लेकिन वो सरकार असल में कितनी पावरफुल है ये कोई और तय करता है। तो फिर देश असल में चला कौन रहा है? यही इस सिस्टम का कोर कॉन्ट्रडिक्शन है। और इस अनइलेक्टेड स्ट्रक्चर का सबसे पावरफुल हिस्सा है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, यानी IRGC। IRGC ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये अ स्टेट विद इन अ स्टेट है। जब हम सेना की बात करते हैं तो हम देश की रक्षा के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि IRGC बिजनेस भी चलाती है। ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यही ईरान का पावर सेंटर है। सोचिए, सैंक्शंस की वजह से जब विदेशी कंपनियां ईरान से चली गईं, तो वो सारा बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेलीकॉम किसे मिला? IRGC को। हाँ, तो विडंबना ये है कि जिन सैंक्शंस का मकसद रिजीम को कमजोर करना था, उन्होंने अनजाने में IRGC को और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बना दिया। और यही IRGC विरोध प्रदर्शनों को दबाती है।
और इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो इनइक्वालिटी पैदा होती है वो ही उन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह है। अच्छा, सोर्सेज में बोनियार्ड्स का भी जिक्र था, ये क्या है? दिखने में तो ये धार्मिक फाउंडेशन या चैरिटी ट्रस्ट्स लगते हैं, लेकिन असल में ये अरबों डॉलर के इकोनॉमिक एम्पायर्स हैं जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। और इन पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई ऑडिट नहीं होता? कुछ नहीं, और ये ईरान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब एक तरफ आम ईरानी है जो 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ IRGC और बोनियार्ड्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर कोई असर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली और यहीं से अ क्राइसिस ऑफ कंसेंट पैदा होता है। जिस इस्लामिक रिपब्लिक की लेजिटिमेसी 3 पिलर्स पर टिकी थी, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, एंटी इंपीरियलिज्म और सोशल जस्टिस, वो तीनों पिलर्स आज की पीढ़ी के लिए कमजोर पड़ चुके हैं। तो अब स्टेट के पास कोवर्सिव पावर तो है, पर मॉरल अथॉरिटी नहीं। बिल्कुल, इसलिए ये प्रोटेस्ट कोई अनॉमली नहीं, बल्कि सिस्टम के स्ट्रक्चरल आउटपुट्स हैं। आज के इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सिस्टम रातों रात नहीं बना, इसकी जड़ें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है 1905 की कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन से। ये एक कमाल का मोमेंट था, जब व्यापारी, धर्मगुरु और बुद्धिजीवी एक साथ आए और उन्होंने बादशाह की पावर को लिमिट करने के लिए एक पार्लियामेंट यानी मजलिस की मांग की। और यहीं से ईरान की पॉलिटिक्स का वो कोर टेंशन शुरू हुआ, पॉपुलर सॉवरेंटी वर्सेस रिलीजियस अथॉरिटी। बिल्कुल, यानी जनता की मर्जी चलेगी या धर्मगुरुओं की। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। 1925 में रजा शाह पहलावी आए। हाँ, और उन्होंने अथॉरिटेरियन मॉडर्नाइजेशन का रास्ता चुना। सड़कें बनाई, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी खड़ी की, यूनिवर्सिटीज खोली, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया। मॉडर्नाइजेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सही। वो ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे, पर ईरानियों को पॉलिटिकल वॉइस नहीं देना चाहते थे। फिर आए उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह। उनके दौर की सबसे डिफाइनिंग घटना शायद 1953 का कू थी। बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर मोसद्देक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की कोशिश की, तो CIA और MI6 की मदद से उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। और इस एक घटना ने ईरानियन साइकी पे गहरा असर डाला। बहुत गहरा। इसने राष्ट्रवादियों के मन में पश्चिम को ऑटोक्रेसी के समर्थक के तौर पर स्थापित कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से बदलाव लाने के भरोसे को तोड़ दिया। शाह ने 1960s में व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से कुछ रिफॉर्म्स भी तो किए थे। जैसे किए थे, लेकिन ये सब टॉप डाउन थे, बिना किसी पब्लिक कंसेंट के ऊपर से थोपे के सुधार। इससे समाज में एलियनेशन और बढ़ गया, और इसी माहौल में आयतुल्लाह खुमैनी एक बड़े क्रिटिक बनकर उभरे। और उन्होंने सिर्फ शाह की आलोचना नहीं की, एक ऑल्टरनेटिव विजन भी दिया, विलायत फकीह की डॉक्ट्रिन। हाँ, ये विलायत फकीह सुनने में बहुत भारी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में इसका सिद्धांत ये है कि जब तक असली शासक यानी 12वें इमाम वापस नहीं आते, तब तक समाज को चलाने की जिम्मेदारी सबसे काबिल इस्लामी कानून के जानकार यानी जूरिस्ट की है। तो इसी सिद्धांत ने सुप्रीम लीडर के पद के लिए एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन तैयार किया। बिल्कुल, जो उन्हें देश की सेना, अदालत और विदेश नीति पर एब्सोल्यूट कंट्रोल देता है। और 1979 तक आते आते एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार हो चुका था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल डिप्रेशन, कल्चरल एलियनेशन। हाँ, एक ब्रॉड कोalition जिसमें लेफ्टिस्ट्स, लिबरल्स, नेशनलिस्ट्स और इस्लामिस्ट्स सब थे, ने शाह के खिलाफ क्रांति कर दी। लेकिन जैसा सोर्सेस कहते हैं, ये क्रांति शुरू में थियोक्रेटिक अपराइजिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक एंटी अथॉरिटेरियन रेवोल्यूशन थी। लोग शाह की तानाशाही से छुटकारा चाहते थे। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी और उनके क्लेरिकल फोर्सेस ने बहुत तेजी से पावर कंसोलिडेट की और अपने विरोधियों को साइडलाइन कर दिया। हाँ, और IRGC जैसे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि आर्मी पर भी पूरा भरोसा न करना पड़े। और 1980-88 के ईरान-इराक वॉर ने इस कंसोलिडेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है ना? बहुत बड़ी। युद्ध के नाम पर राष्ट्रवाद को हवा दी गई और हर तरह के डिसेंट को देशद्रोह बताकर दबा दिया गया। इसी दौरान एक सिक्योरिटी फर्स्ट स्टेट का ढांचा तैयार हुआ, जो आज भी हर विरोध को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी 1997 में प्रेसिडेंट खतामी के चुनाव के साथ एक उम्मीद जगी थी, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आया था।
लेकिन सिस्टम के अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस खासकर गार्डियन काउंसिल ने सारे मीनिंगफुल रिफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए। और इस फेलियर ने लोगों को एक कड़वा सबक सिखाया। हाँ, कि इस सिस्टम के अंदर रहकर ग्रेजुअल चेंज लाना शायद पॉसिबल ही नहीं है। इट इज डिजाइन टू फेल। और शायद यही वजह थी कि 2009 की ग्रीन मूवमेंट इतनी बड़ी हो गई। वो दी एंड ऑफ इल्यूजन्स थी। बिल्कुल। जब चुनावी धांधली के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो रेजीम ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। उस क्रैकडाउन ने रिफॉर्म की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट्स हुए वो रिफॉर्मिस्ट नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल हो गए। हाँ, लोग अब सिस्टम को सुधारना नहीं बल्कि उसे रिजेक्ट करना चाहते थे। 2009 की ग्रीन मूवमेंट के बाद विरोध का तरीका और उसकी वजह दोनों बदल गईं। 2017-18 में जो प्रदर्शन हुए वो ग्रीन मूवमेंट से कैसे अलग थे? बहुत अलग थे। ग्रीन मूवमेंट तेहरान के मिडिल क्लास का आंदोलन था। वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। लेकिन 2017 के प्रोटेस्ट्स छोटे शहरों से शुरू हुए। ये रोटी रोजगार का गुस्सा था। नारे सीधे सीधे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन के खिलाफ थे। और सबसे बड़ी बात, ये रिफॉर्मिस्ट कंजर्वेटिव दोनों तरह के एलिट्स के खिलाफ थे। और फिर 2019 में तो हालात और भी हिंसक हो गए जब सरकार ने अचानक पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए थे। हाँ, 2019 के फ्यूल प्रोटेस्ट्स अब तक के सबसे खूनी थे। सरकार ने सैकड़ों लोगों को मार डाला और कम्युनिकेशन रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। और इस घटना ने सरकार और गरीब तबके के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बिल्कुल, उस भरोसे की नींव ही हिल गई जो हमें 2022 के वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट तक ले आता है। महसा अमीनी की मौत के बाद जो हुआ वो फिर से अलग था। ये इकोनॉमिक नहीं बल्कि कल्चरल रिवोल्ट लग रहा था। ये कल्चरल रिवोल्ट ही था जिसका नेतृत्व महिलाओं और युवाओं ने किया। ये सीधे सीधे पर्सनल मोरालिटी को रेगुलेट करने के स्टेट के अधिकार को चुनौती थी। हिजाब यहाँ सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि स्टेट कंट्रोल का सिंबल बन गया। सही कहा। और औरत, जिंदगी, आज़ादी का नारा अपने आप में पोस्ट आइडियोलॉजिकल था। ये कोई ग्रैंड पॉलिटिकल थ्योरी नहीं दे रहा था, बस बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की मांग कर रहा था। इन नए प्रोटेस्ट्स के बारे में एक और बात कही जाती है कि ये लीडरलेस और डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनका कोई एक नेता या संगठन नहीं है जिसे सरकार पकड़कर आंदोलन खत्म कर दे। ये ऑर्गेनिक तरीके से फैलते हैं और ये अक्सर कुर्दिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान जैसे पेरिफेरल इलाकों से शुरू होते हैं, जो स्टेट के सेंट्रलाइज्ड मॉडल की सीमाओं को दिखाते हैं। हाँ, वे कोई अल्टरनेट प्रोग्राम नहीं दे रहे बल्कि इम्पोज्ड अथॉरिटी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने लगातार और गहरे विरोध के बावजूद रिजीम सरवाइव कैसे कर रहा है, और दूसरी तरफ इन प्रोटेस्ट्स ने कुछ हासिल भी किया है या नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट ने रिजीम चेंज तो नहीं किया है, लेकिन ये सोचना गलत होगा कि इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। 3 बड़ी चीजें हुई हैं। पहला, लेजिटिमेसी इरोजन। स्टेट की मॉरल अथॉरिटी अब स्थायी रूप से खत्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ डर और जबरदस्ती के दम पर टिका है। और दूसरा है कल्चरल डिफायंस। इसका जमीन पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तेहरान की सड़कों पर आज ज्यादा महिलाएं बिना हिजाब के दिख रही हैं। शासन अब इसे फोर्स कर सकता है, लेकिन समाज ने इसे मेंटली रिजेक्ट कर दिया है। और तीसरा अचीवमेंट? तीसरा है शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। लोगों की सोच में एक बुनियादी बदलाव आया है। लोग अब सिस्टम में रिफॉर्म नहीं चाहते, वे सिस्टम से ऑटोनॉमी चाहते हैं। फिर भी रिजीम टिका हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहली और सबसे साफ, कोवर्सिव सुपीरियॉरिटी। IRGC और बसीच जैसी फोर्सेस के पास ताकत है। दूसरी, ओपोजिशन फ्रैगमेंटेड है, कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है। और तीसरी, रिजीम अपने रीजनल लेवरेज का इस्तेमाल फॉरेन इंटरवेंशन को रोकने के लिए करता है। वो दुनिया को ये मैसेज देता है कि अगर हमारा रिजीम गिरा तो पूरे रीजन में कैओस फैल जाएगा। तो भविष्य के लिए क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? क्या ईरान ऐसे ही चलता रहेगा? प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन हम 3 संभावनाओं की बात कर सकते हैं। पहला और सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो है ऑथोरिटेरियन एडेप्टेशन। मतलब? थोड़ा झुको ताकि टोटो नहीं, कुछ छोटे मोटे कंसेशंस दे दो पर पावर स्ट्रक्चर को मत छुओ। बिल्कुल। जैसे मॉरल पुलिसिंग में थोड़ी ढील दे दी, लेकिन कोई बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं किया। दूसरा सिनेरियो है ग्रेजुअल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है इकोनॉमिक एग्जॉस्शन या एलीट के अंदर जनरेशनल बदलाव के कारण सिस्टम अंदर से धीरे धीरे बदलने पर मजबूर हो जाए। वो तीसरा सिनेरियो? तीसरा है सिस्टेमिक क्राइसिस। कोई बड़ा शॉक जैसे सुप्रीम लीडर का सक्सेशन क्राइसिस या एक टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स एलीट के कोहीजन को तोड़ सकता है। ऐसे में ये प्रोटेस्ट रिजीम के लिए एक एग्जिस्टेंशियल खतरा बन सकते हैं। अच्छा। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ईरान आज ऑथोरिटेरियन इंड्योरेंस विदाउट लेजिटिमेसी की स्थिति में है।
एक मजबूत स्टेट जिसका अपनी ही सोसाइटी के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टूट चुका है। तो हमने देखा कि कैसे ईरान की कहानी भूगोल, इतिहास और एक बेहद जटिल पावर स्ट्रक्चर का नतीजा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो टिके रहने के लिए काफी मजबूत है, लेकिन शायद खुद को रिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा रिजिड है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान बदलेगा या नहीं, क्योंकि बदलाव तो हो रहा है समाज में, कल्चर में, सोच में। हाँ, असली सवाल यह है, एक स्टेट की पावर और उसके लोगों की कंसेंट के बीच का फासला कितना और कब तक बना रह सकता है, इससे पहले कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव अनअवॉइडेबल हो जाए।